हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे बॉडी में ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन कौन से हमारे बॉडी में कौन कौन से फैक्टर होना जरूरी है। तो पहला देखेंगे, सबसे पहले आता है मसल स्ट्रेंथ। तो देखिए, मसल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हमारी मसल्स जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी उतनी ही अच्छी हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। जैसे कि सिंपल सी बात है कि स्प्रिंट रनर जो होता है या फिर जो नॉर्मल एक रनर होते हैं, उनको भाई भागने के लिए जो मसल्स है उनमें ताकत होनी चाहिए, ठीक है। या फिर फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेच करने के लिए भाई जब आपकी मसल्स में इतनी ताकत ही नहीं होगी तो आप उनकी जो उससे रिलेटेड जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद आता है आपका जॉइंट स्ट्रक्चर। तो जॉइंट स्ट्रक्चर देखिए, हमारी बॉडी में कई तरीके के जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं और अलग अलग जॉइंट स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी भी अलग अलग होती है। हमारी बॉडी में एक जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे शोल्डर में पाया जाता है। शोल्डर में पाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सबको पता है कि शोल्डर सबसे ज़्यादा मतलब मूव कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे हम कहीं भी इसे मूव कर लेते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसे आप किसी भी रेंज ऑफ मोशन तक यहाँ पर मतलब ऊपर नीचे या इसे मूव कर सकते हो। तो अलग अलग जॉइंट स्ट्रक्चर की अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एज एंड जेंडर। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे किसी भी पर्सन की एज बढ़ती जाती है उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती जाती है। एज बढ़ने के साथ साथ क्या आप लोगों ने देखा होगा, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना, स्टेयर्स ढंग से नहीं चढ़ पाते, नीचे झुक नहीं पाते। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जॉइंट्स के में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रेंज ऑफ मोशन है, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एज के बढ़ने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। और बात करें अगर जेंडर की, देन वी ऑल नो दैट जो फीमेल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है दैट इज मोर देन द मेल्स। फीमेल्स की जो बॉडी है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेयर टू द मेल। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा आपकी मसल्स में स्ट्रेचेबिलिटी होगी उतनी ही अच्छी आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होगी, या फिर आपकी बॉडी में उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। क्योंकि जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं वहाँ पर जॉइंट्स तो आते ही हैं भाई, जॉइंट्स के ऊपर बट मसल्स भी तो होती हैं। जब आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स ठीक है, आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी ठीक ठाक है, अच्छी है, बट अगर आपकी मसल्स में स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है तो आपकी बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होना वो बात तो ठीक है, बट उसके साथ साथ आपकी मसल्स में भी स्ट्रेचेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम बात करें, हम लोग किसी भी या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने जाने से पहले या इवेंट को खेलने जाने से पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप क्यों करते हैं, वार्म अप वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़े, और जब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी मसल्स हैं वो टोन पोजीशन में आती है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, ठीक। जबकि अगर हम बाहर कहीं गर्मी में जा रहे हैं, मतलब नॉर्मली हम कहीं ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर वेदर बहुत ही गर्म है, तो वहाँ पर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव नहीं होती। इंटरनल एनवायरनमेंट से ही फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस इंजरी। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रीवियस इंजरी है या आपके जॉइंट पर कोई प्रीवियस इंजरी है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर हमें एक बार इंजरी हो चुकी है तो फिर उस पार्ट को हम एक मतलब लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन तक ही मूव कर सकते हैं, उसे हम ज़्यादा मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रीवियस इंजरी है, ठीक। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, ये जो पुरानी बुक्स हैं उसमें कार्डियोवास्कुलर अलग है और रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, बट नई बुक में आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ही कर दिया गया है। कार्डियो मतलब हमारे हार्ट से रिलेटेड, और रेस्पिरेटरी जो हमारे नोज है या ट्रैकिया है या फिर आपका
लंग्स हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये सब इसमें कंबाइन कर दिया है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको कर दिया। इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट हैं, बट मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिए हैं जो आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें मैंने सिर्फ 8 पॉइंट लिमिटेड पॉइंट लिए हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखिए ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मतलब फिजिक है, जो हमारी बॉडी है, उसको बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज के कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट के साइज में इंक्रीज होता है। अब ऐसा नहीं हार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों का जो नॉर्मली हार्ट का साइज होता है वो सबकी फीस्ट के बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर होता है। बट इसमें क्या होता है, जो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हैं। मतलब जो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो हार्ट की काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जो उसकी वॉल्स हैं वो थोड़ी थिक हो जाती हैं, हार्ट को थोड़ी ताकत मिलती है, स्ट्रेंथन मिलती है, जिससे वो अपने काम को बेटर तरीके से कर सकता है। उसके बाद आपका आता है डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। अब रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, तो देखिए डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब है अगर कोई पर्सन कंटिन्यू 10 वीक्स तक कोई ट्रेनिंग करता है तो उसकी जो हार्ट रेट है, जैसे कि हम लोगों को सबको पता है 72 पर मिनट, 72 बीट पर मिनट होती है हार्ट रेट। बट अगर कोई पर्सन कंटिन्यू ट्रेनिंग करता है तो उसकी जो पर मिनट की हार्ट बीट है वो 10 बीट तक कम हो सकती है। 10 बीट मतलब ये नहीं है 10 बीट पर मिनट, 10 बीट का मतलब है सपोज आपके अगर हार्ट बीट पहले 72 बीट पर मिनट थी तो अब वो घटकर 62 या 64 पर मिनट हो सकती है अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो। उसके बाद आपका आता है स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज एट रेस्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का कम मतलब क्या होता है, हमारा हार्ट ऐसे ब्लड पंप करता है तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रोक में जितना ब्लड जाता है, ठीक है, एक जब हार्ट ऐसे मतलब बीट करता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दो होते हैं, तो यहाँ पर जब हार्ट एक बार ब्लड पंप करता है तो उसमें एक बार में कितना ब्लड जाता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, वो कम हो जाता है। डिक्रीज एट रेस्ट पे कम हो जाता है। मतलब जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या है 50 टू 70 मिलीलीटर टू 70 टू 90 मिलीलीटर पर बीट। यहाँ पर क्या है, जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है यहाँ पर डिक्रीज नहीं आएगा, आपका इंक्रीज आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है। मतलब पर बीट में, पहले जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो पर बीट में 50 से 70 मतलब 50 टू 70 मिलीलीटर ब्लड जो है पर बीट के साथ जाता है। बट जब आप एक्सरसाइज करने लगते हैं तो एक बीट में, एक स्ट्रोक वॉल्यूम में 70 टू 90 मिलीलीटर जो आपका ब्लड है वो जाता है। उसके बाद है इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का मतलब है आपका हार्ट 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप करता है, दैट इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। तो यहाँ पर हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। कार्डिक आउटपुट एक्सरसाइज से पहले 14 टू 20 लीटर पर मिनट होता है, बट एक्सरसाइज करने के बाद हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है 25 टू 30 लीटर पर मिनट, ठीक है। मतलब हमारा हार्ट बहुत ही एफिशिएंटली अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है हमारा क्विक रिकवरी रेट। हमारी रिकवरी रेट बहुत जल्दी होती है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, अगर हम लोग नॉर्मली जो ट्रेनिंग नहीं करते, हम लोग अगर ज़रा सा भागे तो हमारी मतलब सांस फूलने लगती है और उसको रिकवर करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बट अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, तो अगर हम कोई एक्सरसाइज करते भी हैं तो उसको रिकवर करने में हमें बहुत ही कम टाइम लगता है, विद इन सम सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड या 6 और 7 सेकेंड में ही जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो खुद को रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद है अनयूज्ड एल्वुलॉइज बिकम एक्टिव। अनयूज्ड एल्वुलॉइज, तो पहली बात तो ये एल्वुलॉइज क्या होता है। एल्वुलॉइज होती है हमारी लंग्स के अंदर, जैसे स्पंज के अंदर छोटे छोटे बहुत छेद होते हैं, वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर भी बहुत छोटी एल्वुलॉइज होती हैं, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है हमारे लंग्स का प्रॉपर
काम होता है, और जो हमारी एल्वुलॉइज जो इनएक्टिव थी, मतलब जिनको अभी तक हम यूज प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, जब हम देखिए कम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के प्रॉपर नीचे वाले पोर्शन तक, लॉब्स तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, पर जब हम डीप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के लॉब्स तक प्रॉपर पहुंचती है, जिससे क्या होता है, जो हमारी अनयूज्ड एल्वुलॉइज हैं वो भी एल्वुलॉइज एक्टिव हो जाती हैं और हम ज़्यादा टाइम तक ऑक्सीजन इनटेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इंक्रीज इन एंड्योरेंस। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन इनटेक करोगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ऑक्सीजन अपटेक भी होगी, जिससे आपका एंड्योरेंस लेवल भी बढ़ेगा। उसके बाद आपका दे रखा है इंक्रीज लंग एफिशिएंसी टू डिलीवर ऑक्सीजन। वही बात आ गई, हमारे लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हमारे लंग्स के काम करने की क्षमता को ये बढ़ा देता है टू डिलीवर ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे लंग्स क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। हम जब एक्सरसाइज करेंगे हमारी एल्वुलॉइज एक्टिव होंगी, हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकेंगे और हमारा लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर सकेगा। सिंपल सी बात है। चलिए, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो ये भी बहुत सिंपल है कि भाई जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मस्कुलर सिस्टम पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द मसल। हमारे मसल के साइज और शेप में चेंज आता है। जब कोई भी पर्सन कोई एक्सरसाइज करता है तो उसकी मसल्स बिल्कुल शेप में आना, मतलब मसल्स की एक शेप बनना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स का साइज बढ़ने लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी मसल्स प्रॉपर शेप और साइज में आने लगती हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज बहुत ही छोटी छोटी, जैसे हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होती हैं वैसे ही कैपिलरीज भी होती हैं। कैपिलरीज भी ब्लड को एक से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती हैं, और छोटी छोटी कैपिलरीज बनकर ही आर्टरीज और वेन को फॉर्मुलेट करती हैं। तो जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी मसल्स का कलर, आप लोगों ने देखा होगा, रेड पड़ जाता है फेस, या और जो हमारी मसल्स हैं वो बहुत ही रेड हो जाती हैं। उससे क्या होता है, नई नई कैपिलरीज फॉर्म होती हैं, जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद है कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है उसमें क्या होता है, कंट्रोल होता है। मतलब आपकी बॉडी में अगर कहीं एक्स्ट्रा फैट जम रहा है, स्टोर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है आपका इम्प्रूव रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम आपका इम्प्रूव होता है, क्योंकि देखिए मसल्स में सब कुछ हम आ जाता है, तो जब हम किसी चीज़ का एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सारी मसल्स एक्टिव रहती हैं, हमारा सारा नर्व सिस्टम एक्टिव रहता है, जिससे हमारा जो रिएक्शन टाइम है, मतलब किसी भी चीज़ का रिएक्शन करने का जो टाइम है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका बॉडी पॉस्चर रिमेन करेक्ट। आपका बॉडी पॉस्चर बहुत ही सही रहता है। बॉडी पॉस्चर के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई बॉडी पॉस्चर में प्रॉब्लम है, नॉक नीज है, या फिर बो लेग्स है, या फिर राउंड शोल्डर है, काइफोसिस है, लॉर्डियोसिस है, स्कॉलियोसिस है, इस तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या और भी आपको कोई बॉडी पॉस्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपके बॉडी पॉस्चर जो है वो भी क्या रहते हैं, सही रहते हैं, करेक्ट फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद है आपका नॉन फंक्शनिंग फाइबर बिकम एक्टिव। हमारी बॉडी में दो तरीके के फाइबर होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाते हैं, बट जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, अपने मसल्स को यूटिलाइज करते हैं, उनका प्रॉपर वर्क करते हैं, तो क्या होता है, हमारी मसल्स में जो स्लो ट्विच फाइबर और वाइट ट्विच फाइबर हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। मतलब नॉन फंक्शनिंग, मतलब पहले वो इतना काम नहीं कर रहे थे, बट भाई फाइबर तो है, स्लो ट्विच फाइबर हर इंसान की बॉडी में होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर। तो जब हम अपनी मसल्स को एक्सरसाइज के थ्रू टोन्ड अप करते हैं, या फिर एक्सरसाइज जब हम डेली करते हैं, तो जो हमारी मसल्स में जितने भी फाइबर्स हैं जो अभी तक काम में नहीं आए हैं, वो भी धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एट लास्ट डिले फटीग। डिले फटीग का मतलब, अब भाई डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा स्टैमिना बिल्डअप होगा, एंड्योरेंस बढ़ेगी, एंड्योरेंस बढ़ेगी तो फटीग भी क्या होगी, थकान भी क्या होगी, बहुत ही देर से होगी। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर इसमें 3 टॉपिक कर लिए। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।